नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ आंतरिक बैठकें करेंगे। इससे पहले देर रात अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन के साथ मंथन किया। बैठक से खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने से पहले गंगा की पूजा करेंगे और 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। एक दिन पहले 25 अप्रैल को पीएम मोदी लंका से गोदौलिया तक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर बाबा से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हम सबको जो चुनाव चल रहे हैं आगे के चरणों के, उस पर आना हुआ और हम सभी को उनका उचित मार्गदर्शन, स्वाभाविक रूप से वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देते हैं, इस नाते यहाँ आए और हम सबको उन्होंने आगे की जो कार्य योजनाएं हैं चुनाव अभियान की, उस पर उचित मार्गदर्शन दिया। तो पीएम मोदी का नामांकन, आपको बता दें कि नामांकन से पहले गंगा पूजन करेंगे प्रधानमंत्री और एक भव्य रोड शो का भी आयोजन किया गया है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री जो हैं वो एक रोड शो भी करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने किया था। लंका से गोदौलिया तक ये जाएगा रोड शो। तो भव्य तरीके से नॉमिनेशन को भी भव्य बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली गई है। तो मलदहिया से जुलूस निकलेगा। 26 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे, लेकिन 25 तारीख को भव्य रोड शो होगा। और गंगा पूजन, आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और इस बार भी वो पूजा करेंगे। उपेंद्र हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। उपेंद्र, ये पूरा कार्यक्रम जो है बारीकी से समझना चाहेंगे हम। बिल्कुल जीनत, ये जो कार्यक्रम है इस बार जो नामांकन का, वो 25 से शुरू होगा। 25 से, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि 25 को प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे जो लंका से गोदौलिया तक होगा। यानी कि लंका में जिस तरीके से पिछली बार भी उन्होंने शुरू किया था, और गोदौलिया तक जाएगा, यानी बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाएगा। और उस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री गंगा आरती में दशाश्वमेध में शामिल होंगे। उसके बाद गंगा पूजन पहले करेंगे। तो गंगा, गंगा और गंगा, पिछले चुनाव में भी गंगा थी, इस चुनाव में भी गंगा है। प्रधानमंत्री पिछली बार बतौर मुख्यमंत्री गुजरात वो यहाँ पर वाराणसी से उन्होंने पर्चा दाखिल किया था और यहाँ से सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दोबारा इस सीट पर नामांकन करने आएंगे। लेकिन जो पूरे कल अमित शाह की जो 3 घंटे कोर कमेटी के साथ जो मीटिंग चली थी, वो उस पर नामांकन पर चर्चा हुई और 3-4 कुछ बड़े मुद्दे थे जो सबसे सामने आए। एक जो कोशिश है भाजपा की इस नामांकन के जरिए, भाजपा ये जताने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर हर धर्म, हर वर्ग का इंसान इस जुलूस उसमें नामांकन में शामिल हुआ, इस रोड शो में शामिल हुआ। और शायद इसीलिए कोशिश है संगठन की कि हर धर्म से इसमें प्रतिनिधित्व हो, और साथ ही साथ जो काशी की सभ्यता और संस्कृति है वो भी झलके। तो एक तरीके से ये पूरा एक बड़ा मेगा शो होगा, रोड शो और नामांकन, जो 25 और 26 को होगा। और पूरे देश में जो भाजपा का बड़ा संगठन है, उसके सारे बड़े पदाधिकारी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जितने भी केंद्रीय मंत्री है वो होंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश है भाजपा की कि नामांकन के जरिए इतनी भव्यता और इतनी उसको प्रदान किया जाए। जो गठबंधन भी चूंकि वाराणसी में लगातार ताल ठोक रहा है, तो ऐसे में गठबंधन को मात देते हुए जो जीत का अंतर, कल उन्होंने एक बात पर जो है ज्यादा फोकस किया कि जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए एक रणनीति बनाइए, इसके लिए कोशिश की है कि जीत का अंतर बड़ा हो। तो नामांकन और जीत का अंतर, वाराणसी में बीजेपी की जो रणनीति है वो इसी दो पर फोकस है। और इन्हीं 2 मुद्दों पर कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मीटिंग ली। उनके साथ खुद केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी जेपी नड्डा थे, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे, और सबसे बड़ी बात खुद सीएम योगी आदित्यनाथ थे। यानी कि सरकार और संगठन दोनों की कोशिश है कि वाराणसी में इस नामांकन शो को भव्यता प्रदान की जाए। और आप दूसरी तरफ देखिए जीनत कि खुद प्रियंका गांधी ने की तरफ से चर्चा है कि कांग्रेस अब प्रियंका का जो अगली गंगा यात्रा है वो बनारस से बलिया करेगी। इससे पहले उन्होंने जो अपनी यात्रा की वो प्रयागराज से काशी की, अब वो काशी से बलिया तक होगी। यानी कि दूसरे चरण का ये गंगा यात्रा होगी और इसका नाम होगा न्याय यात्रा। तो गंगा का सफर
कांग्रेस भी करेगी, खुद प्रधानमंत्री गंगा का पूजन करेंगे और गंगा के आशीर्वाद लेकर नामांकन भरेंगे। तो यह बात तो साफ तौर पर तय है कि आने वाले वक्त में यानी कि तीसरे और चौथे चरण से गंगा एक बार फिर सियासी हथेलियों में खेलती नजर आएगी। गंगा पर फिर एक बार बयान होंगे, गंगा एक बार फिर जो है रणयुद्ध के मध्य में होगी और इसको लेकर पूरी महाभारत रची जाएगी और मुख्य केंद्र में होगी शिव की नगरी, उन शिव की जिनकी जटाओं से गंगा धरती पर आई है। और पहाड़ से जब मैदान पर गंगा आती है तब वो कैसी होती है, और मैदान पर गंगा पर लेकर भले ही गंगा कितनी सुधरी, कितनी गंगा की स्थिति सुधरी, ये अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल गंगा पर वार प्रतिवार आने वाले चुनाव में देखे जाएंगे। ये बात तो साफ तौर पर अब कही जा सकती है। दूसरी बात कि जिस तरीके से अब गंगा को लेकर प्लान बना है, खास आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसमें मैं एक सवाल और ऐड कर देती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक और चीज जो बहुत ज्यादा कही जा रही थी, जब हम काशी की बात करते हैं कि यहाँ पे ज्यादा प्रोजेक्ट्स लाए गए इसको डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के लिहाज से भी, और हो सकता है कि यही चुनाव में मुद्दा रहे, लेकिन वो नहीं सुनाई दे रहा। उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा और आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जीनत, आपकी बात सही, मैं अपनी बात को जोड़ते हुए बात पूरी करता हूं कि जो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे पश्चिम से चुनाव बढ़ता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए पश्चिम बिहार और बंगाल तक पहुंचता है, चुनाव एक अलग मोड में चला जाता है। और शायद वो अलग मोड का संकेत था कल की मीटिंग कि चुनाव पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ा जाएगा। और खास बात देखिए, 2 दिन तक चुनावी, चूंकि अभी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव है वो 6वें और 7वें चरण में है, अभी दूसरे चरण का चुनाव तीसरे और चौथे का बाकी है, लेकिन उसके बावजूद खुद सरकार, संगठन के सबसे बड़े मुखिया अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार 2 दिन से काशी में इसलिए है क्योंकि काशी क्षेत्र में जो सीटें आती हैं उस पर पूरे देश की निगाह होगी। मैं आपको बताऊं कि काशी क्षेत्र में ही खुद वाराणसी की सीट आती है जिससे प्रधानमंत्री लड़ते हैं, अमेठी आती है जिससे राहुल गांधी लड़ते हैं, खुद गोरखपुर है जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर लगी है, फूलपुर है जो कभी कांग्रेस परिवार का कभी गढ़ रही थी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से अपने जो है सियासी सफर की शुरुआत की थी। तो ऐसे में जो काशी क्षेत्र की सीटें हैं, इनका अंक गणित सिर्फ संसद में संख्या तक नहीं है, 1, 2, 7 सीटों का संख्या नहीं है, इस पर जीत हार पूरे देश में संदेश देगी। इसलिए, और इसी सीट पर इस बार आजमगढ़ भी है, वो आजमगढ़ से खुद गठबंधन के एक बड़े सारथी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश भी है कि बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस लिहाज से भी अगर आप पूरे स्टैट्स समझे और प्रत्याशियों को देखें तो सभी नामी गिरामी है, इस लिहाज से भी बहुत टफ हो जाता है। वाराणसी के बाद अमित शाह कानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की समीक्षा बैठक करेंगे और जीत का फॉर्मूला तैयार करते हुए पार्टी के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे। इसके बाद अमित शाह बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज और शाहजहांपुर के कांट में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। श्याम तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्याम, अभी हमने उपेंद्र से वाराणसी के पूरे कार्यक्रम को समझा और अब क्योंकि कानपुर पहुंचेंगे अमित शाह, तो वहां का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या कुछ कैलकुलेशन, समीकरण जो होंगे वो आप हमें बताइएगा। अगर बात की जाए तो कानपुर में जो अमित शाह का दौरा है उसमें पूरी तरीके से जो 10 लोकसभा की सीटें हैं कानपुर और बुंदेलखंड की, उनके लिए रणनीति तैयार की जानी कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा जाना है, यहाँ पर कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको की बीजेपी उठाएगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा कि जो लोग छितर-बितर हो गए हैं टिकट वितरण में नाराजगी की वजह से या प्रत्याशी की वजह से, तो उनको कहीं ना कहीं जीत का मंत्र दिया जाएगा कि एक होकर के चुनाव लड़ो, चुनाव के बाद जो भी आपसी मतभेद है उनको भुला दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि ये जो बैठक हो रही है होटल लैंडमार्क में, जो कि शाम को 6 बजे शुरू होगी, उसमें जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा जो जिले के प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको बुला करके फीडबैक लेने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर आज हमारा प्रत्याशी किस स्थिति में वहां पर खड़ा हुआ है और वोटर को लुभाने के लिए
किस तरीके की रैलियों का आयोजन वहां पर किया जा सकता है, किस नेता का रोड शो वहां पर प्रभावित होगा जिससे कि वोटर बीजेपी के पक्ष में डाइवर्ट हो। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी जनता में है, कहीं ना कहीं जो विरोध स्थानीय स्तर पर सांसदों का है, उसको किस तरीके से कम किया जा सके और बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जाए। तो कहीं ना कहीं जो मैराथन बैठक 6 बजे से शाम 6 बजे से रात में 2 बजे तक प्रस्तावित है, तो उसमें जिले के पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के साथ साथ अमित शाह बैठ करके रणनीति बनाएंगे कि कैसे यहाँ पर कमल को खिलाया जाए और किस तरीके से जो 10 लोकसभा सीट है वहां पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जाए। इसके लिए वो मंत्र भी देंगे, पेच भी कसेंगे और कहीं ना कहीं सलाह भी देंगे। ठीक, जी ना, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अली बजरंगबली विवाद पर अपना जवाब चुनाव आयोग को सौंपा। साथ ही अपने जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भविष्य में ऐसा बयान नहीं देंगे। चुनाव आयोग को भेजे जवाब में उन्होंने कहा कि वो भविष्य में ऐसा बयान देने से परहेज करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 अप्रैल को मेरठ में एक चुनावी जनसभा में कहा था कि अगर कांग्रेस बीएसपी एसपी को अली पर विश्वास है तो उन्हें भी बजरंगबली पर विश्वास है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मायावती ने भी आयोग के नोटिस पर जवाब भेजा और अपने बयान पर खेद जताया है। अखिलेश यादव आज बदायूं में गठबंधन की संयुक्त रैली करेंगे। इस दौरान बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बदायूं से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं। इससे पहले मायावती कल बुलंदशहर में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। वोटर्स को धमकाने के मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। ये मुकदमा सोहरामऊ थाने में दर्ज किया गया। एफआईआर में शास्त्रों के नाम पर वोट के लिए धमकी देने का जिक्र किया गया है। मौसम की गर्मी और चुनावी सरगर्मी दोनों ही जोरों पर है और इसी के साथ कई नेताओं की जुबान भी जहर उगल रही है। कहीं भगवा चोला पहने साक्षी महाराज शास्त्रों का हवाला देकर वोटर्स को धमका रहे हैं, तो मेनका गांधी एक हाथ दो एक हाथ लो का फॉर्मूला समझाकर मुस्लिम मतदाताओं को धमका रही हैं। चुनाव में आप अक्सर नेताओं को काफी विनम्रता से वोट मांगते देखते होंगे, लेकिन साक्षी महाराज तो साक्षी महाराज ठहरे। जितने कदम वो चलते हैं उससे ज्यादा उनकी जुबान चलती है। तो इस बार वोट मांगते वक्त वो पाप पुण्य का पाठ पढ़ाकर लोगों को डराने धमकाने लगे। कहा कि अगर मुझे नाराज कर दिया तो आपकी गृहस्थी के पुण्य में ले जाऊंगा और आपको अपने पाप दे जाऊंगा। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। साक्षी महाराज के बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी अनु टंडन ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि वोट नहीं देने पर पाप होगा। अपने जिले के हमारे परिवार के लोग हैं सब, उनसे कहूँगी कि भगवान पर भरोसा रखें और इस तरह की बातों से न कभी भला हुआ है और न कभी भला होगा। भगवान पे भरोसा रखें तो सब अच्छा होगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी पीछे क्यों रहती? उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को दुनिया और चुनाव की रीत समझाते हुए कहा कि चुनाव में जीत के बाद आपको भी मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अगर आपको अपनी जरूरत के लिए नींव डालना है तो यही सही वक्त है। अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। कांग्रेस ने मेनका के बयान को सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करने की बात कही है। It's a clear violation of the model code of conduct. I'm sure there'll be complaints about it. Nobody, it doesn't matter which party you are, no party can make allegations or threats or statements which are a violation. I think the EC should take cognizance of it, and I'm sure our local unit would have so written. तमाम दलों के नेताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें कहीं न कहीं चुनावी माहौल खराब करेंगी, जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, न कि नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अमेठी से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 2004 में खुद को ग्रेजुएट बताने वाली स्मृति ने इस बार खुद को महज बीकॉम फर्स्ट ईयर पास बताकर कांग्रेस को हमला बोलने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर स्मृति की उम्मीदवारी खारिज करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही स्मृति ईरानी अपने हलफनामे के बाद फिर से कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने डिग्री को लेकर स्मृति के एक पुराने सीरियल के थीम सॉन्ग की पैरोडी करते हुए तंज कसा है। क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। उधर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कहा है कि बीजेपी झूठों, फरेबियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर स्मृति की उम्मीदवारी खारिज करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है। 2004 में जब स्मृति ईरानी जी ने एफिडेविट दिया था तब तो ग्रेजुएट थी, बीए पास थी। अचानक से इतने वर्षों बाद ये बीए पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 की छात्रा कैसे हो गई? ये अपने आप में भ्रष्टाचार है, 420 है, फ्रॉड है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसकी कंप्लेन निर्वाचन आयोग से कर दी है। लेकिन स्मृति ने डिग्री विवाद को एक अलग ही रूप देने की कोशिश की। स्मृति ने कहा कि उनका गुस्सा मात्र इतना है कि मैंने अमेठी में नामदारों को चुनौती दी है। एक ऐसा अपमान नहीं, एक ऐसी गाली नहीं, एक ऐसा षड्यंत्र नहीं, एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। दरअसल स्मृति ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि वो महज बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हैं। उन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं की है, लेकिन 2004 में चांदनी चौक सीट से चुनाव लड़ते वक्त अपना हलफनामे में उन्होंने बताया था कि वो ग्रेजुएट हैं। अब ये तो स्मृति ही बता सकती है कि उनका क्वालिफिकेशन इन 15 वर्षों में कम कैसे हो गया। तो क्या स्मृति ने उस वक्त आयोग को गलत जानकारी दी थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।